तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 12 मार्च, जी हाँ बच्चों, 12 मार्च 2024 को जो आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और बेसिकली ये वाला हम लोग पेपर कर ही रहे थे सैंपल पेपर, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 का वीडियो आपने देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 048, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं। फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूनिक आपको सीरीज नंबर देखने को मिलेगा, एक कोड नंबर देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर वगैरह होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना होता है। इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपको बताई गई है और इसके भी नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है। वो वाला सामान्य निर्देश हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना, उन क्वेश्चंस के सामान्य निर्देश को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन सी से इस वीडियो को। तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, जो कि 3-3 नंबर के होने वाले हैं और इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्द, यानी कि 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर देना है। इसके नीचे चले तो जो हमारा खंड डी रहेगा, सेक्शन डी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, जो कि 4-4 नंबर के होंगे और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स होने वाले हैं। और जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन रहेगा, यानी कि सेक्शन नंबर ई, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, जो कि 5-5 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है बच्चों, ठीक है? सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका पेपर होने वाला है फिज़िकल एजुकेशन का 12 मार्च 2024 को, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कोई 3 लाभ लिखिए, ठीक है? नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के 3 लाभ क्या है भैया, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है बच्चों, ये कम खर्चीला होता है, क्योंकि जो टीम मैच हार जाती है, वह टीम क्या होती है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट जो है वो कम समय में समाप्त हो जाता है और उच्चतर प्रदर्शन में सहायक होती है, यानी कि क्योंकि टीम हार गई तो मैच से बाहर हो जाएगी, इसीलिए सभी यहाँ पर डर के कारण अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए भैया, जैसे ही कोई टीम जो है मैच हारती है, तुरंत उस टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, और टीमों के अंदर ना डर बना रहता है कि भैया अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएँगे तो हमको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम वो एक-दूसरे से बात करने लगते हैं टीम के अंदर कि, "ए भैया, अच्छे से कीजिएगा, अच्छा से गेम खेलिएगा, अगर अच्छा से नहीं गेम खेलेंगे तो हमारा टीमुआ बाहर हो जाएगा।" ठीक है? तो बहुत बेइज़्ज़ती सा महसूस होगा, है कि नहीं भैया? तो दूसरा वाला उसका प्लेयर बोलेगा, "हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हैं। तो चलिए भैया अच्छा से यहाँ पर खेलते हैं।" तो देखिए कम खर्चीला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है? मैचों की संख्या कम होने के कारण जल्दी समाप्त हो जाता है और अच्छा प्रदर्शन इसके अंदर टीमों का देखने को मिलता है, क्योंकि भैया टीमों के अंदर डर रहता है कि अगर अच्छे से यहाँ पर गेम नहीं खेलेंगे तो बाहर कर दिए जाएँगे भैया, है कि नहीं? और खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता होती है, रेफ़री हो गए, अंपायर हो गए, ठीक है? टाइम कीपर व रिकॉर्डर आदि, इनकी कम आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कम समय का टूर्नामेंट है, इसके अंदर मैचों की संख्या कम होती है, तो इनकी ज़रूरत भी कम ही पड़ती है और विजयी टीम का निर्णय बहुत जल्दी हो जाता है। जो भी टीम विनर निकलती है,
उसका यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभों के अंदर। ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं लेस एक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर क्या होता है ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ मैचेस द टूर्नामेंट एंड इन अ शॉर्ट टाइम। तो भैया कम मैचेस होते हैं जिससे शॉर्ट टाइम में आपका मैच यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हेल्प मिलती है इसके अंदर जो टीम्स होती है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके उस चीज़ में, क्योंकि टीम्स के अंदर क्या होता है एक फ़ियर होता है, एक डर होता है कि नहीं? तो हायर परफॉर्मेंस के लिए ये हेल्पफुल होता है। और भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 20-20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चाँद लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं तैयारी को, ठीक है? अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इनका प्राइस ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे, तो 50% का आपको डिस्काउंट यानी कि छूट देखने को मिलेगा और केवल ₹99 में आप यहाँ पर 20 सैंपल पेपर ले सकते हैं। चाहे फिजिकल एजुकेशन का ले लीजिए, पॉलिटिकल का ले लीजिए या फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट का ले लीजिए। हिंदी मीडियम में भी देखने को आपको मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफ़र भी चल रहा है। अगर आप ₹269 पे करते हैं, तो इसके अंदर आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि टोटल 60 सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चाँद लगाइए बच्चों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। अब 20वाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कोई 3 हानियाँ लिखिए। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया नॉकआउट टूर्नामेंट के कोई 3 लाभ। अब हमें यहाँ पर हानि यानी कि लॉसेस डिस्कस करने हैं कि भैया नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है आपका, इसके क्या हानि हमें देखने को मिलता है, लॉस क्या देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियाँ, कई बार अच्छी टीमें प्रथम या द्वितीय राउंड में ही मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है, ठीक है? और अंतिम राउंड में कमज़ोर टीम पहुँच जाती है, जिसके फाइनल मैच में दर्शकों की रुचि में कमी आ जाती है। ठीक है? कई बार ये होता है कि भैया जो अच्छी टीम होती है उसका लक खराब होता है, ठीक है? तो लक खराब होने के कारण क्या होता है, वो स्टार्टिंग में ही मैच हार जाती है, ओके? और फिर क्या होता है लास्ट में जो खराब टीमें होती है या फिर खराब प्रदर्शन करने वाली जो टीम्स होती हैं वो पहुँचती है, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के हानियों के अंदर। और क्या चीज़ लिख सकते हैं कि पहले राउंड में टीम के हारने तथा बाहर होने से खिलाड़ियों को मैच का कम अनुभव प्राप्त हो जाता है। भैया पहले ही राउंड में क्या होगा, टीम हार जाएगी और जैसे ही हारेगी वो बाहर हो जाएगी गेम से, है कि नहीं? तो इससे उनको एक्सपीरियंस भी कम देखने को मिलता है, ओके? जो प्लेयर्स होते हैं उनको। हारी हुई टीम को अपना कौशल दिखाने का दोबारा मौका नहीं मिल पाता। ज़ाहिर-सी बात है भैया, जब हारी हुई जो टीम होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक ये चीज़ भी लिख सकते हैं इस टूर्नामेंट के यहाँ पर नुकसान के अंदर या फिर हानि के अंदर। और चीज़ें क्या लिख सकते हैं कि कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाता। जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, जिनको वाक़ई में सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, कई बारी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि नहीं? और हारने के डर से सभी टीमें अपने अच्छे खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका देती है, जिससे नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता ही नहीं है या मिल ही नहीं पाता है। तो ये एक बहुत कमी कह सकते हैं, बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं इस प्रकार के टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली टीम जो है ना, वो ऐसे बनती है कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी होता है और एक थोड़ा-सा कमज़ोर खिलाड़ी भी होता है कि नहीं? कमज़ोर खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी कब बनेगा? जब वो गेम्स खेलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको गेम खेलने दिया जाएगा, तभी तो उसको एक्सपीरियंस आएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे खेलूँगा, ऐसे नहीं ऐसे खेलूँगा, है कि नहीं? अब जब आप उसको मौका ही नहीं देंगे, तो फिर उसको एक्सपीरियंस कैसे आएगा, है कि नहीं? जो अच्छा खेल रहे हैं, केवल वही खेलते रहेंगे। एक टाइम आएगा जब वो बूढ़े हो जाएँगे, रिटायर हो जाएँगे, पुराना खिलाड़ी तो कोई आ ही नहीं पाएगा ना। तो ये यहाँ पर आप नुकसानों के अंदर या कमियों के अंदर या फिर हानि कह लीजिए उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? किसका बच्चों? नॉकआउट टूर्नामेंट का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
राइट एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम वही चीज़ इंग्लिश मीडियम में भी है। बस यहाँ पर मीडियम आपका चेंज हो गया है, इंग्लिश हो गया है, बाकी सारा कंटेंट आपका वही है बच्चों, ठीक है? और इससे पहले मैंने आपको 6 सैंपल पेपर ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है? एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको इन 6 सैंपल पेपर का वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन का आपका वन शॉट का वीडियो मैंने बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो आपका 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर बच्चों। तो इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख कर के जाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? हर्बर्ट सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय हर्बर्ट शेल्डन, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपने इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि एक्टोमॉर्फिक इसके बारे में बताइए, या फिर मेसोमॉर्फिक के बारे में बताइए, एंडोमॉर्फिक क्या होता है इसके बारे में बताइए, या एंडोमॉर्फ क्या होता है, ठीक है? तो ये हमारा हर्बर्ट सेल्डन द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ पर आपका व्यक्तित्व के अंदर आपका वर्गीकरण उनके द्वारा किया गया था। तो इसको समझिए बच्चों। देखिए, सेल्डन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 में हुआ था। उन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बाँटा है। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में अगर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह से रहेगा कि शेल्डन वाज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट बोर्न ऑन नवंबर 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और 1898 ये ईयर था। He has divided personality into 3 parts on the basis of physical appearance। ठीक है? तो इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब कौन-कौन सा है भैया? पहले हिंदी में समझिए। पहला आता है आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है? जिसको आप यहाँ पर सेरिबोर्टोनिया भी बोलते हैं, ओके? इसमें क्या होता है? इनके कंधे संकीर्ण होते हैं, हाथ व पाँव पतले होते हैं, मुँह संकीर्ण होता है और छाती एकदम समतल होती है। छाती जो होती है एकदम बराबर होता है, समतल होता है, ठीक है? वह पतले होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, जो एक्टोमॉर्फिक के अंदर आते हैं, ठीक है? चुप रहना, स्वयं के बारे में सोचना और निराशावादी तथा गतिविधियों में कम रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो एक्टोमॉर्फिक के अंदर आते हैं, ठीक है? ये बात कौन बोल रहा है? ये हमारा हर्बर्ट सेल्डन जी बोल रहे हैं, ठीक है? अब इन्होंने दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया कि दुनिया में एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, जो मेसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है? अब ये मेसोमॉर्फिक क्या होते हैं भैया? इसको यहाँ पर टोमेटोटोनिया भी बोलते हैं, ओके? इनका शरीर गठीला होता है और कंधे चौड़े होते हैं, हाथ व पाँव ताकतवर व छाती बड़ी होती है। इनमें मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है। वह उत्साही और रोमांच आशावादी व प्रतियोगी होते हैं, यानी कि ज़िंदा दिल इंसान एक तरह से आप कह सकते हैं। ये मेसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है? और तीसरे तरह के लोग कौन से होते हैं यहाँ पर? तो वो होते हैं एंडोमॉर्फ। अब ये कौन होते हैं? इनको रोटोनिया भी बोलते हैं, ठीक है? इनका क्या काम होता है भैया? ये किस तरह के होते हैं? इनका शरीर गोल-मटोल होता है कि नहीं? जिससे हम बोल देते हैं ना, "अरे! ललुआ तू तो गोल-मटोल दिखै छे रे।" है कि नहीं? तो इस तरह से गोल-मटोल शरीर वाले हमारे एंडोमॉर्फ टाइप के लोग होते हैं, इस तरह के पर्सनैलिटी के। बड़े कूल्हे कंधे संकीर्ण तथा वसा ज़्यादा होती है, फैट इनके शरीर के अंदर ज़्यादा होती है। इनके हाथ व पाँव में ज़्यादा वसा पाई जाती है, ठीक है? यानी फैट ज़्यादा पाई जाती है। मज़ाकिया और आराम पसंद व सामाजिक प्रकृति के होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ाकिया होते हैं, है कि नहीं? और आराम करना बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं और समाज में रहना, समाज में बातचीत करना, लोगों से मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा इनको पसंद होता है, जो एंडोमॉर्फ टाइप के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं हर्बर्ट सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? पर्सनैलिटी को 3 तरह से बाँटा गया है कि दुनिया में 3 तरह के या 3 तरह के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में मानसिक कल्पना के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ठीक है? चलिए चर्चा कर लेते हैं
किसी विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट कार्य करने के स्वयं की कल्पना ही मानसिक कल्पना कहलाता है। ध्यान से देखिए क्या बोला इसने, किसी विशिष्ट वातावरण में, ठीक है? कोई अलग सा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसके अंदर विशिष्ट कार्य करने के स्वयं की कल्पना ही मानसिक कल्पना कहलाती है। अर्थात मानसिक कल्पना एक तरह का मानसिक अभ्यास होता है, मेंटल प्रैक्टिस होता है बच्चों, ठीक है? उसके आगे देखिए बता रखा है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई खेल संबंधी कौशल वास्तव में दोहराने से पहले अपने दिमाग में उस खेल का पूर्वाभ्यास करना होता है, ठीक है? कोई भी खिलाड़ी होता है, उसको खेल से संबंधित कोई जो स्किल है, उसको दोहराने से पहले अपने दिमाग में क्या करना पड़ता है, उसको पहले उस खेल का पूरा अभ्यास करना होता है कि हाँ, ये गेम ऐसा है, ठीक है? मान लीजिए कि विराट कोहली जी पिच पर गए, है कि नहीं? मैदान में गए और आगे से मलिंगा जी बॉल फेंक रहे हैं और मलिंगा जी भैया जब बॉल फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पिन फेंकेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर विराट कोहली जी अपना दिमाग लगाएँगे, बोलेंगे अरे भैया तो स्पिन फेंकेगा, और बॉल को कैसे छक्का-चौका मारना है, दिमागे में एकदम चलता रहेगा उनका। तो यही बातें इन लाइनों के अंदर बताई गई है। खेलों में मानसिक कल्पना का बहुत महत्व होता है। इस क्रिया का उपयोग एथलीट को नई दिनचर्या, स्थानों आदि से परिचित कराने, प्रेरणा में नकारात्मक आत्मवाद और विचारों को कम करने, फोकस और ध्यान बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है? तो जो भी गेम्स होते हैं, उनके अंदर जो मानसिक कल्पना होता है, यानी दिमाग में ही एक तरह से इमेजिनेशन करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए दे रखा है कि स्प्रिंट में दौड़ से पहले स्प्रिंट अपने शरीर को शुरुआती लाइन पर दौड़ने के लिए तैयार कर सकता है। वे अपनी दौड़ की गतिविधि की कल्पना कर सकते हैं और फिर दौड़ने के स्थान पर दौड़ को पूरा करने की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है? तो जो भी गेम होता है, जैसे मान लीजिए आप 100 मीटर दौड़ने वाले हैं, तो आप अपना पैर पीछे कर लेंगे ना दौड़ स्टार्ट होने से पहले। और मन में ही कल्पना कर लेंगे कि अच्छा मेरे बगल वाला जो खिलाड़ी है वो इतना तेज दौड़ने वाला है क्योंकि उसका पैर बहुत ज़्यादा पीछे है। तो चलो भैया मैं भी थोड़ा-सा पैर पीछे करता हूँ और तेज़ी से मैं यहाँ पर दौड़ूँगा। तो मन में ही जब हम कल्पना करने लग जाते हैं बच्चों, तो और भी हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? उसी के संदर्भ में यहाँ पर बातें बताई गई है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों? चलिए, अब 29वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि कौन-सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों का चलते समय गति, संतुलन तथा स्फूर्ति का मूल्यांकन करता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझिए, ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कि कौन-सा परीक्षण, कौन-सा ऐसा टेस्ट है भैया, जो वरिष्ठ नागरिकों यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, एजेड पर्सन होते हैं, उनके चलने और चलते समय गति हो गया, आपका संतुलन हो गया और उनकी फुर्ती हो गई, इसका मूल्यांकन ये चीज़ करता है। ध्यान से समझिए 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, ठीक है? उद्देश्य क्या होता है? परीक्षार्थी का चलते समय गति, फुर्ती तथा संतुलन का मूल्यांकन करना जो कि दैनिक क्रियाकलापों या क्रियाओं तेज़ चलने, बस से उतरने, चढ़ने आदि क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो हमारा परीक्षण होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर हम परीक्षार्थी का चलते समय गति, फुर्ती, संतुलन का मूल्यांकन कर सकें। यहाँ भैया किस तरह से चल सकता है, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप देखेंगे बस चढ़ने-उतरने के लिए हमें यहाँ फुर्ती की ज़रूरत होती है ना, अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर फुर्ती नहीं है और बस चल रही है, बस पकड़ना है, तो पकड़ पाएगा वो? नहीं पकड़ पाएगा, है कि नहीं? तो हमें हर काम को करने के लिए फुर्ती की ज़रूरत होती है, ठीक है? और यहाँ पर तेज़ी की ज़रूरत होती है, उसी को चेक करने के लिए ये परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। देखिए, आवश्यक उपकरण क्या चाहिए होगा? तो सीढ़ी बैठ वाली एक कुर्सी होनी चाहिए और लगभग 44 सेंटीमीटर ऊँची एक विराम फीता तथा समतल क्षेत्र होना चाहिए। ये चीज़ें चाहिए होती हैं और प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर बता रखा है। इस प्रक्रिया का पालन करके इस क्या कहते हैं परीक्षण को किया जा सकता है। ठीक है? यहाँ पर आप वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है
कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए, ठीक है? तो ध्यान से समझिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इसी से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे बाहर घूमने जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी हमें मिलता है, वो इसी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है बच्चों, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट हमें जो हम खाना खाते हैं ना, जो दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें मोस्टली चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा व ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है। जो भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपने खाने के थ्रू हमारे शरीर में, तो उसको या तो फैट के रूप में यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, यानी कि वसा के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर उसको परिवर्तित करके स्टोर कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है? जो कि समय पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अच्छा जी, अब समय कब पड़ता है? तो समय जब पड़ता है जब हम कभी उपवास रखते हैं या कभी भूखे रहते हैं, तो हमारा बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, ख़ास करके हमारे माइंड को। तो हमारा माइंड बोलता है कि भैया हमें एनर्जी दो, कहीं से भी ला कर के दो। तो जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में होता है ना, उसी फैट को एज़ अ एनर्जी हमारा माइंड कंज़्यूम करता है। ठीक है बच्चों? तो ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है? तो सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं, दाल होते हैं, आलू होता है, गाजर होता है, केला, गन्ना, शहद व मीठे फल के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है बच्चों। ठीक है? मैं बत्तों बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा, बच्चों होगा। नहीं, आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है? आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बता रखे हैं। देखिए 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है आपका शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, और दूसरा होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसे पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझिए कि ये होते क्या हैं। अगर हम साधारण कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो आपको लग रहा होगा कि दैनिक जीवन में हम ज़्यादातर साधारण कार्बोहाइड्रेट ही लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बिल्कुल उल्टा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर समझिए, देखिए, साधारण कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो यह अनाज, गेहूँ, चावल आदि व रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाए जाने वाला स्वाभाविक मिठास है। इसमें शर्करा, मोनोसैकेराइड्स और डाइसोसैकेराइड्स व ट्राइसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज व माल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वादिष्ट और मीठे होते हैं, ठीक है? लेकिन डेली बेसिस पे जो हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट कंज़्यूम करता है, वो कंज़्यूम करता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स वाले, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि डेली-डेली तो आप रसीले फल खाओगे नहीं, ना आप चुकंदर खाओगे, ना आम खाओगे, ना अनानास खाओगे, है कि नहीं? डेली बेसिस पे तो आप ये नहीं खाते हो ना। तो जो हमारा बॉडी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, वो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स से प्राप्त करता है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पर लेते हैं डेली बेसिस। तो इसको समझिए, यहाँ पर जटिल कार्बोहाइड्रेट बोले तो पॉलीसैकेराइड्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनमें शर्करा पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लूकोज व सेल्यूलोज प्रमुख है, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी पॉलीसैकेराइड्स से प्राप्त होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप गेहूँ, चावल ये सब तो खाते ही हैं, है कि नहीं? और कभी-कभी आप यहाँ पर गाजर वगैरह, मक्का वगैरह भी खा ही लेते हैं, है कि नहीं? तो मेनली अगर देखा जाए तो गेहूँ, चावल आप डेली खाते हैं, जो कि आपका पॉलीसैकेराइड्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, और यही हम डेली बेसिस पे ज़्यादा लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए चलिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए बच्चों, ठीक है? चलिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टाइप, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बता देना है। वीडियो को पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। अगर टाइप्स की बात करें, तो यहाँ पर आप टाइप्स भी देख सकते हैं। 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है। एक होता है शुगरी और ऑर्डिनरी कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा
पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, इसको देखना है और बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चित्र मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, इससे मिलता-जुलता है, ठीक है? जो कि इसके अंदर अगर मैं बताऊँ, तो इसके अंदर आपको धनुषाकार टाँगे यानी कि बॉल एग्स के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका यहाँ पर पैर यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह से है। अब देखिए ऐसा जब पैर होता है तो ये धनुषाकार टाँग होता है क्योंकि हमारा जो एक स्वस्थ व्यक्ति का पैर होता है बिल्कुल सीधा होता है लगभग-लगभग, है कि नहीं? तो ये जो पैर यहाँ पर दिखाया गया है, टाँगे दिखाई गई हैं, ये धनुषाकार है, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो इसे बोला जाता है धनुषाकार टांगे, इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए। ये जो हमारा धनुषाकार टांगे होता है, ये किस कारण से होता है? ठीक है? और इसके लक्षण वगैरह बता दीजिएगा। तो लक्षणों की अगर मैं बात करूँ, या ये जो हमारा धनुषाकार टांगे हो जाता है, तो दोनों घुटने के बीच की जो दूरी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपका यहाँ पर लक्षण आप लिख सकते हैं। खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं और टाँगों की आकृति जो है धनुष के समान हो जाती है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो आपका धनुषाकार टाँगे हैं, ये किस कारण से होता है? तो आप लिख सकते हैं जो घुटने होते हैं ना उसके लैटरल लिगामेंट के जो है सो कि उसमें दिक्कत आने के कारण होता है, ठीक है? मीडियल लिगामेंट का यहाँ पर उसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण होता है कि नहीं? और हड्डियों तथा मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर है तो हो सकता है। लंबे समय तक सुखासन में बैठने से हो सकता है। और गलत तरीके से चलना, मोटापे के कारण, बालक को समय से पहले खड़ा करवाने के कारण, चलवाने के कारण भी हमारा धनुषाकार जो पैर होते हैं, बॉल एग्स होते हैं, इसकी समस्या आ सकती है। अच्छा जी, अब ये समस्या आ गई, तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो इसको सुधारने के लिए हमें वॉकिंग और जो है सो कि यहाँ पर वॉकिंग कैपिलर्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, घुटनों की मालिश करनी चाहिए, घुटनों के आस-पास की मांसपेशियों को शक्ति जो है उसको बढ़ाने वाले व्यायाम करने चाहिए। बैलरीना आर्म ये आपका करना चाहिए, गरुड़ासन, अर्धमतेंद्रासन ये योगा के आसन आप कर सकते हैं जिससे कि इस चीज़ को सुधारा जा सके बॉल एग। ठीक है बच्चों? सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपका ये चित्र दे दिया है, इमेज दे दिया है। अब इसके बेसिस पे ये रहे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? थोड़ा-सा टाइपिंग एरर है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, मैंने आपको वैसे अच्छे से समझा ही दिया है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर, उत्तरी। रामदेव बाबा जी कहाँ से आ गए हमारे? पतंजलि वाले। तो यहाँ पर देखिए, मैं रामदेव बाबा जी की इज़्ज़त करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी न, ठीक है? खैर, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर देखिए 32वां क्वेश्चन, इस चित्र को देखना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँगे, उसका उत्तर हमें देना है। तो इस चित्र को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक योगा का आसन दिखाया गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इस योगा के आसन से संबंधित क्या-क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगा आसन का नाम लिखिए, तो इसे बोला जाता है मंडूक आसन। मैंने पहले भी आपको करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए, ठीक है? ये जो योगासन किया जा रहा है इस चित्र के अंदर, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है? उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से लिखेंगे, मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है, जिसमें 2 शब्द, मंडूक का अर्थ होता है मेंढक और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। मंडूकासन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज़ भी कहा जाता है, ठीक है? मंडूकासन जो होता है बच्चों, उसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रॉग पोज़ भी कहते हैं, ओके? तो इस तरह से आप यहाँ पर मंडूकासन के बारे में बता सकते हैं, उसके अर्थ के बारे में। इसके आगे चले, तो उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख कर के बता दिए हैं आपको। इसमें से कोई 2 आपको लिख देना है, जैसे इस आसन को करने से पेट की जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है? और शक्ति भी बेहतर बनती है। मंडूकासन शरीर की जो नसें अपनी जगह से हट गई हैं, उन्हें अपनी जगह लाने में मदद करती है। ठीक है? बाकी और चीज़ें बताई गई है, वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियाँ लिखिए। तो ये जो चित्र के अंदर आपका योगासन दिया गया है, इसकी सावधानी ये है कि पेट की अगर आपको तकलीफ़ है या फिर ऑपरेशन हो गया है भैया आपका, तो ये आसन आपको नहीं करना चाहिए, तथा पीठ में दर्द है, इस स्थिति में यह योगा का आसन आपको नहीं करना चाहिए। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इस तरह से आपका ये चित्र दे दिया है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपका चित्र दे दिया है। चित्र के अंदर ही आपको हिंट दे दिया है कि ये चित्र किससे संबंधित, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 व्यक्ति हैं जो कि दौड़ने की स्थिति में यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ट्रैक है बच्चों, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ है 600 गज दौड़ पैदल चाल, ठीक है? हिंट दे दिया हमें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो ये जो टेस्ट यहाँ पर दर्शाया गया है इसे बोला जाता है 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य लिखिए। किस उद्देश्य से इस टेस्ट को किया जाता है? उद्देश्य आप लिखेंगे एरोबिक पुष्टि को मापने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री लिखिए। ये जो टेस्ट है बच्चों आपका 600 मीटर पैदल चाल या फिर गज दौड़ पैदल चाल, तो इसके लिए क्या-क्या यहाँ पर हमें सहायक सामग्री चाहिए होगी इस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री की बात करें तो मापने की टेप होनी चाहिए, ट्रैक व चूना होना चाहिए, समतल एवं साफ जगह होना चाहिए ताकि यहाँ पर ये चीज़ किया जा सके। पेन और पेपर और स्कोर और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है? पेन, पेपर। उसके आगे देखिए यहाँ पर उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना मैंने पूरा लिख करके आपको बता दिया है, वीडियो पॉज़ करके रीड कर लीजिएगा। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका तो थोड़ा-सा कम लिखने का प्रयास कीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिख करके दिखा रखा हूँ, ठीक है? वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है? इस तरह से कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये डायग्राम दिया गया है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन इस प्रकार से आपके दिए गए हैं और वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आंसर भी आप रीड कर सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर जिसके अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँगे और इनका आंसर हमें 200 से 300 शब्द यानी कि 200 टू 300 वर्ड्स के अंदर देना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 34वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शरीर क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कि जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए जो शरीर क्रियाएँ होती हैं यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर जो दिव्यांग लोग हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, वो यहाँ पर फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका शरीर में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उनका मानसिक सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ लिख सकते हैं और आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगा। उनका ओवरऑल जो हेल्थ है, वो इम्प्रूव होगा। उनका व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सामाजिक लाभ भी हमें देखने को मिलेगा जैसे कि नए अनुभव वो प्राप्त करेंगे, नए दोस्त बनाएँगे, आज़ादों का अनुभव होगा यानी कि एक तरह से आज़ादी का अनुभव होगा उनको, है कि नहीं? इस तरह से आप लिख सकते हैं। उनकी जो कार्य क्षमता है, वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अगर जो फिज़िकली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ये उनका ओवरऑल बेनिफिट देखने को उनको मिल सकता है। शारीरिक तौर पे यहाँ पर बात करें तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या है कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं, CWSN वाले जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनका जब हम फिज़िकल एक्टिविटी उनको देते हैं कि हाँ भैया इसको ये फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, इस बच्चे को ये फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। तो हमें किन रणनीतियों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, मतलब किस तरह से उनको फिज़िकल एक्टिविटी देना चाहिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की जाँच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके द्वारा दिव्यांग की शारीरिक अक्षमता के स्तर की जाँच कर लेनी चाहिए ताकि उनके स्तर के अनुरूप ही शारीरिक क्रियाएँ उनसे करवाई जा सके। जो उनका कैपेसिटी है, वो यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये कैपेसिटी है और ये कमियाँ हैं।
तब हम अगर डॉक्टर से जाँच करवाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा और हम ईज़िली उनको काम यहाँ पर सौंप सकते हैं। ठीक है? उनका पूर्व अनुभव बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करेगा कि हाँ भैया पहले आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा है। उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, है कि नहीं? उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी मैटर करेगी और रूपांतरित उपकरण हो गए, उपयुक्त वातावरण हो गया, साधारण से मुश्किल तक जाना हो गया, सभी अंगों का उपयोग हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। 36वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि सर्किट प्रशिक्षण का परिचय और इसके महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो इसके बारे में देखिए सर्किट परीक्षण के बारे में बता रखा है कि यह शरीर की कंडीशनिंग का एक रूप है जिसमें धीरज, प्रशिक्षण शक्ति, प्रशिक्षण गति हो गया आपका, उच्च तीव्रता, एरोबिक्स हो गया और सर्किट में किए गए व्यायाम इसके अंदर शामिल होते हैं। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं। सर्किट प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ऊपर वाले क्वेश्चन का कुछ हिस्सा रह गया था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर के रूप में। और 36वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा आंसर आपका रह गया, ये भी देख लीजिए। 37वां क्वेश्चन देखिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ अथाओ से आप क्या समझते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके अभाव के कारण क्या हो सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है? इसके लक्षण वगैरह बता रखे हैं, जैसे शारीरिक भार में तेज़ी से कमी आता है, जिसके कारण शारीरिक स्वरूप पतला प्रतीत होता है कि नहीं? कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का 7वां सैंपल पेपर भी समाप्त होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों? तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर्स आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है और हाय लिख करके यहाँ पर आपको VSP 07 लिख करके भेज देना है। ये कूपन कोड है जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है? वैसे इसका प्राइस ₹199 है। ये कूपन कोड आप लिख करके भेजेंगे तो केवल ₹99 में आपको फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएँगे। चाहे आप हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।